नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 48वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 47 भाग आ चुके हैं। अगर आपने उन 47 भागों को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको उन सारे पार्ट्स को एक एक करके देखने चाहिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है आपका CBT 1 के अंदर होने वाला है। ये पूरी जो सीरीज है हम 125 शिफ्ट तक जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टोटल 125 शिफ्ट जो है आपकी, जब 2019 में ये आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था तब जो है सभी शिफ्ट 125 शिफ्टों में ये एग्जाम पेपर लिया गया था। तो उन्हीं ऑफिशियल एग्जाम पेपर्स को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो CBT 1 में जो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको देखनी बेहद जरूरी है। इसके साथ में जो है हमारी एक स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की एक क्लास और चल रही है। स्टैटिक जीके प्लस करंट नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो जो है सैटरडे और संडे को आती है। इस संडे को जो है हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से होने वाला है, तो इस संडे को जो है हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेंसस यानी कि जनगणना। ठीक है, तो जनगणना के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। सारे जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट हम रखने वाले हैं। जितना आपके एग्जाम वनडे एग्जाम्स के लिए जरूरी होगा सिर्फ उतनी ही हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेंसस वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। और इन सभी की जो PDF है, इन सभी PDF को जो है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स होती है वो वहीं पर जो है शेयर की जाती है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया, पूरे भारत में छावनी बोर्ड के नागरिकों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में इनमें से कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है छावनी बोर्ड्स कौन सी होती हैं। जो ये कैंट वगैरह होते हैं ना, फौजियों के जो कैंट वगैरह होती हैं उनके अंदर छावनी बोर्ड होती है। उन्हीं के लिए जो है छावनी बोर्ड बनाई जाती है। उन्हीं छावनी बोर्डों के जो नागरिक होते हैं ना, उन्हीं को नागरिकों को जो है नगर पालिका संबंधी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने के लिए फरवरी 2021, ये डेट जरूर याद रखना, फरवरी जो है 2021। ये किसी भी तरीके से दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे पूछा जा सकता है, छावनी बोर्ड के नागरिकों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है ई छावनी पोर्टल कब लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ई छावनी। ठीक है, तो ये किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो डेट इसकी जरूर याद रखना। और ई छावनी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था छावनी बोर्ड के नागरिकों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र जो नाम है ये कब गढ़ा गया था। कब गढ़ा गया था? तो संयुक्त राष्ट्र जो नाम है ये कब गढ़ा गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1942 को जो है संयुक्त राष्ट्र जो है नाम गढ़ा गया था। और संयुक्त राष्ट्र की जो है संयुक्त राष्ट्र जो नाम है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है गढ़ा गया था। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र नाम है ना, ये यहाँ पे आप हाईलाइट देख रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र नाम ये कब गढ़ा गया था? 1 जनवरी 1942 को गढ़ा गया था। और किसके द्वारा जो है ये नाम दिया गया था? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी 2025 में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और उस समय के 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट। तो ये रूजवेल्ट थे जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को जो है संयुक्त राष्ट्र जो है नाम गढ़ा था। ठीक है, 1 जनवरी
1942 को। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है कब हुई थी, जो है इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और क्या बात करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्थायी सदस्य इसके अंदर कितने हैं, स्थायी सदस्य इसके अंदर जो है 5 हैं। और अस्थायी सदस्य कितने हैं, अस्थायी जो है सदस्य इसके 10 हैं। ठीक है, ये जानकारी भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, तो डैश भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है किया गया था। तो कौन सी भारत की प्रथम मेट्रो थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो ये भारत में सबसे पहले जो मेट्रो सेवा स्टार्ट हुई थी ना 1984 को स्टार्ट हुई थी। कहां पर हुई थी, कोलकाता मेट्रो में जो है कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और ये कोलकाता मेट्रो की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी, प्रधानमंत्री उस समय की पूर्व थी इंदिरा गांधी, उन्हीं के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। और इसका जो है भारत की जो प्रथम मेट्रो थी ये कब शुरू हुई थी, 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, डेट याद ना रखेंगे तो ईयर आप जरूर याद रखेंगे। 1984 में जो है इसका जो है नींव माफ कीजिएगा उद्घाटन जो है इसका किया गया था 1984 के अंदर। ठीक है, ये जानकारी आप इसका याद रखेंगे। ठीक है, नींव किसके द्वारा रखी गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं जो कि हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं, NATIONAL। ठीक है, नेशनल हाईवे। तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा NH44। ठीक है, NH44। सबसे छोटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये चेंज हुआ है इसीलिए मैं जो है पूछ रहा हूँ। ठीक है, सबसे छोटा जो है कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और जो नेशनल हाईवेज होते हैं इनकी देखरेख का जिम्मा किसका होता है, तो ये केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर ज़्यादा जानकारी आपको नहीं रखनी है। भारत के राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में जो है ये भारत के राष्ट्रपति आते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आते हैं। विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे अनुच्छेद 169। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 169। ये जो है मैं विधान परिषद और विधान सभा के बारे में आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 169 या आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 169 जो है किससे संबंधित है, राज्यों में विधान परिषदों का गठन। ठीक है, राज्यों में विधान परिषदों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 169। अब अनुच्छेद 170 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 170। तो अनुच्छेद 170 है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, राज्य में विधानसभाओं, विधानसभाओं के गठन। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना विधानसभा, ये विधानसभा ये अनुच्छेद 170 के तहत आता है इसका गठन। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत। और जो विधान परिषद है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये 169 के अंतर्गत आती है। और 171 के अंतर्गत। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का गठन है। ठीक है, गठन एवं उन्मूलन ये दोनों याद रखना है, गठन एवं उन्मूलन। ठीक है, और अनुच्छेद 171 किससे हो जाएगा, अनुच्छेद 171 हो जाएगा, ये हो जाएगा विधान परिषद का गठन। ठीक है, और वर्तमान में कितने राज्यों में, वर्तमान में डैश राज्यों में विधान परिषद है, बता सकता है कोई कमेंट सेक्शन में, विधान परिषद।
चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन 6 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो ये जो 6 राज्य हैं ना, इनके नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन कौन से राज्यों के अंदर जो है विधान परिषद है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए, और जो है जो स्टेट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का जो है प्रस्ताव दिया गया था। तो कितने जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु जो है सहायता प्रदान किए जाने का जो है प्रस्ताव दिया गया था। तो कितने दिया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। 60 जो सोलर सिटी के रूप में 60 शहरों को, ठीक है, 60 शहरों को जो है सोलर सिटी में विकसित करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए जो प्रस्ताव है ये दिया गया था। ठीक है, और जो ये पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बता देता हूं। पंचवर्षीय योजना, इसको लागू करने का जो है काम किसका था, तो इसका काम था योजना आयोग का। ठीक है, योजना आयोग का। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है 1912 में आई थी। माफ कीजिएगा, 1912 लिख दिया मैंने, कहाँ गया, 1912 नहीं, 2012 आएगा भाई। 2012 से 2017 तक जो है ये अंतिम पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, कुल पंचवर्षीय योजनाएं जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है आ चुकी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली थी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कब से कब तक चली थी। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, सोवियत संघ में। ठीक है, सबसे पहले ये जो पंचवर्षीय योजना है सोवियत संघ में जो है लागू हुई थी। और सोवियत संघ में जो है जोसेफ स्टालिन ने जो है इसको लागू किया था, जोसेफ। ठीक है, जोसेफ स्टालिन ने जो है इसको लागू किया था। कब किया था, तो 1928 में जो है इसको लागू किया था। ठीक है, 1928 यानी कि 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना जो है लागू की गई थी। ठीक है, इतनी जानकारी आप रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया जीईओ का पूर्ण रूप क्या है। जीईओ का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो जीईओ का पूर्ण रूप हो जाएगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटल, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नमक मरुस्थल है ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सालार दी यूयूनी। ठीक है, सालार दी यूयूनी या फिर यूयूनी कुछ भी मान लो, ये जो है सबसे बड़ा नमक का जो है रेगिस्तान हो जाएगा। कहाँ पर है, बोलीविया के पोतेसी और ओरेरू विभाग में स्थित है। बोलीविया याद रखेंगे, बोलीविया। ठीक है, बोलीविया के अंदर ये अवस्थित है, बोलीविया, बोलीविया। ठीक है, बोलीविया के अंदर ये अवस्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, सालार दी उयूनी इसका नाम है। और क्षेत्रफल आप याद रखेंगे 10,582। ठीक है, 10,582 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो है अन्य नाम भी आप याद रख लेना, सालार दी उयूनी का अन्य नाम। तो ये अन्य किस नाम से जाना जाता है, सालार दे तुनुपा, सालार दे तुनुपा, तुनुपा। ठीक है, ये इसका अन्य नाम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है विश्व की सबसे हल्की ऊन शाहतूश ऊन इनमें से किस से प्राप्त की जाती है। तो विश्व की सबसे हल्की जो ऊन है वो कौन सी हो जाएगी, शाहतूश ऊन हो जाएगी। और ये किस से प्राप्त की जाती है, तो ये किस से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर डी, तिब्बती मृग से जो है सबसे हल्की ऊन शाहतूश ऊन जो है प्राप्त की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी उत्सव जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, जिसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी, अमरावती। ठीक है, अमरावती। और आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, फिर कहेंगे ऑप्शन नहीं मिला। 1951 और 1953, 1954। ठीक है, इन तीन ऑप्शनों में से चूज करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उगादि उत्सव जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, जिसकी राजधानी जो है अमरावती हो जाएगी। गोवा की राजधानी जो है पणजी हो जाएगी। और हरियाणा की राजधानी कौन सी हो जाएगी? हरियाणा की राजधानी हो जाएगी, हरियाणा की कौन सी हो जाएगी? हरियाणा और पंजाब की जो है सेम राजधानी है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की सेम राजधानी कौन सी हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगी। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, ये भी जानकारी आम याद रखेंगे। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में जो है कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस प्रकार आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में जो है, भारतीय जो नृत्य शैली मणिपुरी है उसके अंदर अधिकांश किस प्रकार आधारित प्रसंगों का जो है चित्रण होता है? तो किस प्रकार होता है? 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण गोपियों प्रकार आधारित जो है प्रसंगों का चित्रण इसके अंदर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और जो है ये 1857 का जो क्रांति थी ना, ये बहुत बार बता चुका हूं मैं 1857 के बारे में। इसको जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह बोला जाता है। ठीक है, सिपाही विद्रोह। शुरुआत कब और किसने की थी? शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। और इसका तात्कालिक कारण क्या था 1857 का? तो चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस। तो ये जो कारतूस होते थे पहले, इनको जो है दांतों से खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई थी कि ये जो चर्बी जो कारतूस थे उनके अंदर गाय और सुअर की चर्बी से जो है उसको बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए जो है ये अफवाह फैल गई थी। और 10 मई 1857 को जो है ये विद्रोह स्टार्ट हो गया था। और जो है शुरुआत इसकी बैरकपुर छावनी से हुई थी। मंगल पांडे ने जो है अपनी छावनी के अंदर जो है विद्रोह कर दिया था। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता था क्या होता था? रोटी और कमल जो है, रोटी और कमल को बांटकर जो है ये जो है चिन्ह था। ये एक 1857 की क्रांति का जो है एक प्रतीक था। रोटी और कमल जो है प्रतीक था। ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है 18 जो ये तात्या टोपे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तात्या टोपे, इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ये कहाँ से किया था? तो कानपुर से इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, कानपुर से इन्होंने किया था। और हम कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? इन्होंने बिहार से किया था। ठीक है, कुंवर सिंह ने। ये भी जो है जानकारी आप रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या कहा गया है? दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी? जॉर्ज मैरी और माफ कीजिएगा, जॉर्ज मैरी बोल दिया मैंने, जॉर्ज पंचम और ये जो है रानी मैरी के द्वारा जो है ये दिल्ली की आधारशिला रखी गई थी। 1911 के दौरान जो है दो इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हुई थी। मतलब जब दिल्ली दरबार 1911 लिखा था, इसके अंदर दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हुई थी। एक तो है जो राजधानी है, राजधानी स्थानांतरित घोषणा हुई थी। ठीक है, घोषणा हुई थी 1911 में। ठीक है, और ये जो स्थानांतरित हो गई थी वो 1912 में हुई थी। ठीक है, स्थानांतरित घोषणा कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और दूसरी घटना क्या हुई थी? जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन जो है वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में जो है ये बंगाल विभाजन
हुआ था, इतनी जानकारी आप रखेंगे। दिल्ली दरबार 1911 में लगा था और जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक में जो है ये घोषणा की गई थी कि कलकत्ता से जो है राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी और बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया जाएगा। और जो है उस समय के जो है गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब 1911 की यहाँ पे बात हो रही है, गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल जो भी है, तो ये कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है, ये जो है गवर्नर जनरल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है ये हैदराबाद के अंदर अवस्थित है, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हैदराबाद के अंदर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में बोला गया मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था, बांटो और छोड़ो जो है ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बहुत बार बता चुका हूं, 1906 में हुई थी, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। दिसंबर याद रखना, डेट नहीं याद रखनी। 30 दिसंबर 1906 को जो हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है, ढाका में हुई थी और नवाब सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण में हुई थी, नवाब सलीम उल्लाह, ठीक है, के नेतृत्व में ये हुई थी। और जो है सलीम उल्लाह के नेतृत्व में हुई थी। और मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था, पहला अधिवेशन 1907 में हुआ था, अधिवेशन 1907 में हुआ था। कहां पर हुआ था, कराची में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, आगा खान ने की थी। अध्यक्ष कौन बने थे, आगा खान ने। स्टार्टिंग में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इस मुस्लिम लीग की जो है आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग की जो है स्थापना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ये जिन्ना थे ये इस पार्टी से कब जुड़े थे, यानी कि जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, तो 1913 में जो है ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। और 1940 में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था कि पाकिस्तान की एक अलग मांग बनाने की जो प्रस्ताव है वो 1940 में जो है मांग रखी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। ये इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया भाई स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। मिस्र ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो है। इसके बारे में मैं बता देता हूं, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, जो है इसका निर्माण हुआ था 1869 में, ठीक है, 1869 में इसका निर्माण हुआ था। और जो है ये इंजीनियर थे, कौन थे, फर्डिनेंड, क्या नाम था, फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड डी लेप्लेस, ठीक है। इन इंजीनियर के द्वारा जो है 1869 में इसका निर्माण करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था, मिस्र के अंदर जो है इसका निर्माण करवाया गया था। किन किन को जोड़ती है स्वेज नहर, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है, भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। और इसका मोटिव यही था भाई, जो पहला चक्कर जो है पूरा अफ्रीका, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया। तो पहले जो है अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था, ठीक है, पूरा चक्कर लगाने के लिए ऐसे जाना पड़ता था। तो ये कितने किलोमीटर की दूरी होती थी, 7000 किलोमीटर की दूरी होती थी, 7000 किलोमीटर। तो ये जैसे ही नहर बनी, तो ये नहर जो है यहाँ पे एक पॉइंट होता था भूमध्य सागर और लाल सागर को, इसी को पार करके जो है एक ये नहर बना दी। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता दिख रहा है ना जहां पे मैं पेन चला रहा हूं, ये रास्ता बच गया। अब डायरेक्ट जो है यहां पे डायरेक्ट जाया जा सकता है इस नहर से। तो जो है 7000 किलोमीटर की जो दूरी है अब कम हो गई है, किससे, स्वेज नहर के कारण, ठीक है। ये जानकारी भी आप इस क्वेश्चन के बारे में
याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये 2020 वाला आप याद नहीं रखेंगे, जो भी आप याद रखेंगे या तो फर्स्ट रखेंगे या फिर अंतिम रखेंगे, 2025 वाला याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुई थी। ठीक है, 2015 में हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। ठीक है, योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग का काम क्या होता था कि भाई पंचवर्षीय योजना को बनाना और जो है लागू करना योजना आयोग का काम होता था। तो ये जो इसके अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कौन होते हैं? तो ये अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी दिए। नरेंद्र मोदी जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब जो है वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करूँ तो वर्तमान तो अभी जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करूँ तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपाध्यक्ष, तो ये उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी जो है इसकी उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और सीईओ, ये प्रथम सीईओ मैं बताने वाला हूं, सीईओ। ठीक है, सीईओ प्रथम, और प्रथम ही उपाध्यक्ष आप याद रखेंगे। सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये कौन थे? उपाध्यक्ष तो ये अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, उपाध्यक्ष तो ये थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो ये थे सी राजगोपालाचारी। ये कब से कब तक रहे थे? 48 से 50 तक रहे थे। ठीक है, 48 से 50, 1948 से 50 तक। और ये जो हमारे तो क्यों थे, ब्रिटिश के थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये 1947 से 48 तक रहे थे। ठीक है, 48 तक रहे थे। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो सी राजगोपालाचारी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि प्रोपेन का साइंटिफिक सूत्र जो है पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। C3H8 जो है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है। मतलब कौन सा है, क्या है? भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई सुंदरवन हो जाएगा। सुंदरवन जो है ना भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी है। यानी कि एक बायो रिजर्व तो है, लेकिन ये एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? कुल बायोस्फीयर रिजर्व, कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। और जो है यूनेस्को में कितने शामिल हैं? यूनेस्को में जो है 12 जो है शामिल है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, लेकिन जो है उनमें से सिर्फ 12 ही यूनेस्को के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर अवस्थित है? तो ये मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, मेघालय। ठीक है, मेघालय के अंदर ये अवस्थित है नोकरेक। और यूनेस्को ने जो है 2009 में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को जो है बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया था। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँ तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ पर हो जाएगा? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये MP के अंदर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। और जो है यूनेस्को की स्थापना जो है कब हुई थी? यूनेस्को भी याद रख लो भाई, 16 नवंबर है ना। हाँ ठीक है, यूनेस्को
यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945, ठीक है। 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सारी चीजें आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेंगी, तभी जो है चीजें आपको याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है उसको, ठीक है। पिच आवाज जो हम बोलते हैं ना, पिच बोलते हैं इसको। जिस तरीके से मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है किसी उत्सर्जित ध्वनि, यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है कि आवृत्ति की पहचान करता है, उसकी पहचान कर लेता है जो हमारा दिमाग है, उसे क्या कहा जाता है, उसे पिच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में बोला गया निम्नलिखित में से किस शहर में 21 से 30 अगस्त 2019 तक 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जयपुर हो जाएगा। जयपुर किसकी राजधानी हो जाएगा, राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर हो जाएगी। लखनऊ किसकी राजधानी हो जाएगी, यूपी की राजधानी हो जाएगी। और ठीक है, नई दिल्ली भारत की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 2019 का करंट अफेयर रिलेटेड ये क्वेश्चन है और स्टैटिक का कुछ क्वेश्चन इसके अंदर बन नहीं रहा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया फरवरी 2021 में डैश की एगोंजी ओकोंजी इवियाला को WTO की पहली महिला प्रमुख जो है नियुक्त किया गया। ये जो पहली होती है ना भाई, ये जरूर आपको याद रखना है, चाहे कितना ही पुराना क्वेश्चन हो। तो ये WTO की बात हो रही है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। WTO की पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई थी, जिसका नाम था एनगोजी ओकोंजो इवियाला, ये इनका नाम था। तो ये किस देश की थी, तो ये किस देश की थी, तो ये भाई देश की थी ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया की ये थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की बात करूं मैं, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना की बात करूं तो भाई इसकी जो स्थापना है ना 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995, 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन से पहले जो है ये किस नाम से जाना जाता था, तो ये गैट नाम से जाना जाता था, ठीक है। GATT, गैट नाम से जाना जाता था, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। गैट नाम से इसको जाना जाता था। और जो है गैट इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये याद रखना, हेडक्वार्टर, ठीक है, जिनेवा में है। और गैट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इससे पहले ये गैट के नाम से जाना जाता था और 1948 में जो है गैट की स्थापना हुई थी। गैट की फुल फॉर्म भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की जो है आवश्यकता होती है, तो राज्यसभा का जो कोरम पूरा करने के लिए जो है कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 25 की। तो ये कुल सदस्यों का जो है 10वां हिस्सा, ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा, कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा कोरम पूरा करने के लिए, ठीक है। ये याद रखना, कोरम पूरा करने के लिए जो है क्या चाहिए हमें, पूरा करने के लिए कुल सदस्यों की करने के लिए तो क्या चाहिए, तो ये चाहिए भाई हमें कुल सदस्यों की संख्या का जो है 10वां हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और ये जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा के बारे में आप याद रखना, ये एक जो है राज्यसभा
इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। हर 2 साल के लिए जो है इसके हर 2 साल बाद जो है इसके जो मेंबर होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। आप मुझे ये बताएंगे राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने साल का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। तो पौधे जो होते हैं ना, पौधे, उसके अंदर फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाता है। तो ठीक है, फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम, वो क्या काम करता है, पौधों में जो है शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो इसमें क्या कहा गया है, बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको क्या कहा जाता है, गटिर मार्जिन जो है इसको बोला जाता है, गटिर मार्जिन, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा जो है कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल कैसे समझाऊं, जैसे एक ये पेज है हमारा, ठीक है, ये पेज होता है, तो ये बाइंडिंग करने के समय जो है ये पेज आपका वेस्ट हो जाता है ना, जिसका यूज नहीं होता, तो इस पेज को जो है क्या कहा जाता है, इस पेज को जो है गटर मार्जिन बोला जाता है, ठीक है, गटर मार्जिन, ठीक है, गटर मार्जिन इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है। तो ओपेक का सदस्य जो है कौन सा देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये ओपेक का जो है सदस्य हो जाएगा, ठीक है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी, OPEC, ओपेक की जो है स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को, ठीक है, 14 सितंबर 1960 को जो है बगदाद में हुई थी, बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया वियना में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, वियना में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ओपेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है। जो भ्रंश समतल होते हैं ना, भ्रंश समतल के साथ जो चट्टाने जो है खिसक जाती हैं, चट्टाने खिसक जाती है ना, उसके कारण जो है भूकंप उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है विवर्तनिक भूकंप जो है उसको बोला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का जो सदस्य है वो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन नंबर 29 का भारत, भूटान और पाकिस्तान तीनों ही जो है सदस्य हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान जो है देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के बारे में जान लेते हैं। सार्क की जो है स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी, ढाका। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की जो है राजधानी हो जाएगी ढाका। सचिवालय इसका कहाँ पर हो जाएगा, सचिवालय जो है इसका हो जाएगा काठमांडू, नेपाल के अंदर, ठीक है, काठमांडू नेपाल के अंदर जो है इसका सचिवालय हो जाएगा। इसके सदस्य देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, सदस्य देश, इससे आपको पता चल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सदस्य नहीं है, तो सदस्य नहीं है तभी आपको पता चलेगा ना जब इसके सदस्य देश आपको पता होंगे। तो सदस्य देश इसके जो है मैं बता देता हूँ, तो सदस्य देश जो है इसके हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे, अफगानिस्तान हो जाएगा एक, तो अफगानिस्तान के बाद हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद जो है भूटान हो जाएगा, भूटान के बाद भारत हो जाएगा,
भारत के बाद क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। मालदीव के बाद जो है नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद क्या हो जाएगा, नेपाल के बाद पाकिस्तान हो जाएगा, और पाकिस्तान के बाद श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, तो इतने जो कंट्रीज हैं वो इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, ये सारी जो है चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो जीवन के अधिकार जो है किसके अंदर शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीवन के अधिकार को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अपराधों के लिए दोष सिद्धि। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करने हेतु किया गया है। ठीक है, ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आप क्या याद रख सकते हैं, मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसके अंदर, 14 से वैसे तो 12 से 35 है, आप 12 से 35 ही याद रखना। 12 में जो है डेफिनेशन वगैरह दी है, 12 से 35 है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किए हैं, अमेरिका से ग्रहण किए हमने। ठीक है, अमेरिका से ग्रहण किए हैं। सबसे लंबा संविधान हमारा है और सबसे छोटा संविधान जो है अमेरिका का है। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये जो भारत के अर्धसंघीय रूप का जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने कनाडा से लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन से जो है हमने क्या क्या लिया है, तो ये कुछ एक बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे हैं, ज़्यादा बताने में जो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो जो ये ऑप्शन में दिए गए ना ये मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटेन से जो है हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो संसदीय प्रणाली हमने यहाँ से ली है, संसदीय। ठीक है, संसदीय प्रणाली हमने यहाँ से ली है। एकल नागरिकता हमने इनसे ली है, एकल नागरिकता। और नागरिकता जो है हमारे किस अनुच्छेद में है, 5 से 11 अनुच्छेद में है नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता हो गया। और क्या हो सकता है, विधि का शासन हो गया, विधि का शासन। ठीक है, ये चीजें हमने ऐसी है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया है, यानी कि डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हमारे डीपीएसपी आते हैं। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं हम, और क्या याद रख सकते हैं, रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद कहाँ पर आते हैं, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आती हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है इसको इसकी जो है वो की थी, सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे 11 हैं। ठीक है, सारी जानकारी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 में क्या कहा गया है, 2019 में डीआरडीओ ने आकाश मार्क 1S का सफल परीक्षण किया था। आकाश मार्क 1 किस प्रकार की मिसाइल है, तो आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जैसे कि डीआरडीओ ने जो है
आकाश मार्ग का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने जो है बनाया है, किसको बनाया है? आकाश मार्क 1 को बनाया है। और कब बनाया है? 2019 के अंदर बनाया है। सारी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कहीं से भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और ये जो आकाश मार्क 1 है ना, ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये किस प्रकार की मिसाइल हो जाएगी? तो ये हमारी जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है डीआरडीओ। डीआरडीओ की जो है फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो इसकी स्थापना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो है आपको और याद रखना है सीएसआईआर। सीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। उसके बाद जो है आपको याद रखना है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है बार्क। बार्क की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, और क्या रह गया? और क्या रह गया? और क्या रह गया? और क्या रह गया? अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और याद रखना, आप क्या था यार, नाम याद नहीं आ रहा। 1945 में स्थापना हुई थी, याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर देख लेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। 33 में क्या कहा गया? 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो 1921 में एडविन लुटियंस ने जो है किसका निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण करवाया गया था भाई इंडिया गेट का जो है निर्माण करवाया गया था 1921 में। ठीक है, एडविन लुटियंस ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल जो है, ये यहाँ पे है ना ऑप्शन नंबर बी में, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता में अवस्थित है। ये कोलकाता में अवस्थित है और 1906 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1906 में। गोलकुंडा की बात करूँ तो गोलकुंडा फोर्ट जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा जो है गोलकुंडा किले का जो निर्माण है ये काकतीय राजवंश ने करवाया था। ठीक है, काकतीय राजवंश ने जो है इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूँ तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो बूटिंग के लिए जो है हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है आवश्यकता पड़ती है। 34 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर सबसे पहले आप जब बटन ऑन करके जो कंप्यूटर चलता है ना, सबसे पहले जो है लोड होता है और उस समय जो है कंप्यूटर बूटिंग करता है। बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं ना, वो सभी को चेक करता है कि भाई ये सभी जो सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। और पहला कंप्यूटर कौन था विश्व का? पहला कंप्यूटर था अबेकस कंप्यूटर था, अबेकस। किसने बनाया था इसको? चीन ने बनाया था। ठीक है, याद रखना ये चीन ने बनाया था। 1602 ईस्वी में बनाया था। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता भाई, देख 1602 में बनाया था या फिर 1603 में बनाया था, ये आप देख लेना। बट नियर बाय 1600 के आसपास बनाया था। 1601 या 2 या 3 में बनाया था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। प्रथम जो कंप्यूटर था ये अबेकस द्वारा बनाया गया था चीन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है जो आप जानते हैं ना कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज कैसे लिखेंगे? चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। ठीक है, एनालिटिकल लेटिकल लेटिकल इंजन। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था भाई 1800 के आसपास बनाया गया था। ठीक है, 1800 के आसपास बनाया गया था। तो देख लो चीन कितना जो है आगे चल रहा था अमेरिका से। ठीक है ना, तो ये आप चीज़ जो है ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूँ तो 35 में क्या कहा गया है? ग्रहों की गति का जो नियम है ये किसने दिया था? जोहान केपलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रहों की गति का जो नियम है ये केपलर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। 6 में क्या कहा गया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट कुंजी जो है दबानी होगी? तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+Q अगर आप दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो 2016 वाला होगा उसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है वो हट जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+ अगर Q आप दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया असहयोग आंदोलन की बात हुई है। तो भाई महात्मा गांधी की यहाँ पे बात हो रही है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मैं दोनों डेट आपको बता देता हूँ, दोनों डेट जो है बहुत बार पूछी जाती है। असहयोग आंदोलन और चोरा चोरी।
सबसे पहले 1920 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और चोरा चोरी की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी और इसी घटना से स्तब्ध होकर जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना कहाँ पर हुई थी? तो ये जो है कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 37 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में जो है ये घटना हुई थी। ठीक है, ये दोनों जानकारी जो है आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। 38 में क्या कहा गया? इनमें से किस डॉक्यूमेंट्री ने डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये क्वेश्चन चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑस्कर जो है 2025 आ चुके हैं। ठीक है, ऑस्कर 2025 जो है आ चुके हैं। ठीक है, इसका वीडियो भी मैंने बना दिया है ऑस्कर 2025 का। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर 2025 नाम से। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर 3 से 4 वीडियोस जो है टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, वो आपको देखने बेहद जरूरी है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। टॉप ये 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सिर्फ आपको जो है लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, लाइक और शेयर करना है और अपनी तैयारी जो है दबा के करनी है CBT 1 अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, सारी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होती है वो सारी हम जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। यूट्यूब क्या है कि कई बार जो है यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजने में देरी कर देता है या फिर भेज नहीं पाता, उस केस में जो है टेलीग्राम पर जो है आपको एट ए टाइम जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए जो है टेलीग्राम आप बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से ज्वाइन कर लेना। और जो हमारी सारी PDFs होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं, और जो फ्री होती है वो हमारी चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं? आपको टेलीग्राम पर ही जो है मिलती हैं। तो ठीक है, टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।